फोन ले जाओ तो। चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग। एक और बताओ, साउंड क्लियर है कि नहीं? आवाज सब कुछ जा रहा है, क्लियर है? सारे लोग बताओ, आवाज क्लियर है कि नहीं? सभी लोग को गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है, ऑल क्लियर है। देखो, आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा सा हम नाम बता देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये फुल्ली न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, थ्योरी सिर्फ इसमें 4 मार्क्स में थ्योरी पूछ जाते हैं, बस 4 मार्क्स में थ्योरी पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स वाले जो सवाल होंगे वो थ्योरी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में जिसको बोल सकते हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव, ये सब में आपको एक दो न्यूमेरिकल यहां पे भी देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर में भी और में एक दो न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और जो 6 मार्क्स वाले सवाल रहेंगे, 6 मार्क्स वाले जो सवाल रहेंगे उसमें तो फुल्ली न्यूमेरिकल रहेगा, फुल्ली 100% न्यूमेरिकल। सर एक बात और बता दो कि जो 6 मार्क्स में और में रहेगा वो भी न्यूमेरिकल रहेगा या थ्योरी, तो वो सब चीज धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको ब्रांच पेपर में, कितना डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे, हर एक छोटी बड़ी पहलू को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ सर जो आप बताएगा वही आएगा एग्जाम में, ये क्यों? कमेंट पर फोकस कम करो, अभी हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ाने पर फोकस करने दो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपको एक्सटर्नल जो एग्जाम होंगी वो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद मैकेनिक्स। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको हमेशा ईएम से बोलेंगे, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये टोटल 200 मार्क्स कवर करते हैं, 200 मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, पूरा टोटल 200 मार्क्स होते हैं। इसमें 70 मार्क्स का जो आपको है वो आपको एक्सटर्नल मिलेंगे। मार्क्स का थियोरेटिकल मतलब एक्सटर्नल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम कहने का मतलब सर आप जो एग्जाम बाहर जाकर के कॉपी लिखते हैं सेंटर पर जाकर के, वो आपको 70 मार्क्स के पूछ जाएंगे और 70 मार्क्स के लिए ही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग को पता है क्योंकि आपने अब एक सेमेस्टर ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है ना, 70 मार्क्स में आपको होता है एक 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव आपको रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का रहता है, इज इक्वल टू 20 मार्क्स। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद आपको 20 मार्क्स, उसके बाद आपको रहता है 5 4 मार्क्स वाले सवाल रहते हैं, 4 मार्क्स वाले सवाल रहते हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मार्क्स।
फिर आपको रहेंगे 5 सवाल रहेंगे 6 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले, तो हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। आप लोग को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, टोटल मिला करके 70 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन करनी। ये थी आपकी इस सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग को कितना मार्क्स का आप सर आप सब कुछ बताया जाएगा, ए टू जेड चीज बताया जाएगा। पहला क्लास है, आराम आराम से पढ़ने का, चिल करने का। भी एग्जाम खत्म हुआ है, ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये थी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 मार्क्स से सवाल क्या है, 6 मार्क्स से सवाल क्या है। इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे इंटर कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट ओवरव्यू। सब्जेक्ट ठीक है, हाँ। तो सब्जेक्ट का ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ाई करे हैं उससे हम लोग इंटर कनेक्ट करके सीखने की प्रयास करेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखो, हम इसको इंटर कनेक्ट करने के लिए हम 1 से 2 क्लास फंडामेंटल पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है, पूरा इंट्रोडक्शन में खत्म होगा, थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए आप लोग टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, हाँ। तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं, थोड़ा सा हम ब्रह्मांड से बात करते हैं। यूनिवर्स से अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में आपको 2 चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है मैटर से जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, और दूसरा होता है एनर्जी से। एनर्जी से, एनर्जी के बारे में हम लोग को यहाँ पे बात नहीं करना है, मैटर के बारे में पूरा बात करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं सर? पदार्थ। बिहार बोर्ड वाले लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाओ। पदार्थ को 2 भाग में वर्गीकरण किया गया है पढ़ने के सुविधा ख्याल से, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और एक किया गया है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, आज के इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट का आने वाला फ्यूचर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये कैसे प्रीवियस सब्जेक्ट से इंटरकनेक्ट है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल वे में पता चलेगा। थोड़ा सा पैसेंस रख करके इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल क्लासिफिकेशन हिंदी बोल देंगे, इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री में पढ़ना है, पूरा का पूरा हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस केमिस्ट्री के बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग को बात करना है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब सर पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करना है। और हम लोग पदार्थ की अवस्था 2 तरह के देखे थे। एक देखे थे नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, एक क्या देखे थे सर? नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। बड़े आराम से चीजों को समझना। नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। और एक पढ़े थे एब नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। एक क्या पढ़े थे? एब नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। एब नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग एबनॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। अत्यधिक ताप या अत्यधिक या निम्न ताप पर हम लोग स्टडी करते हैं। 2 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग वहां पढ़ते थे। हम लोग नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर जो स्टडी करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। एट कहां पे सर? रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, रूम टेम्परेचर पर बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर कितना स्टेट ऑफ मैटर होता है आप लोग बता पाओगे क्या? अगर हम आपसे सवाल छोटा सा पूछे कि बताओ रूम टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ मैटर
स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था एट रूम टेम्परेचर, स्टेट्स बोल दो, स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर स्टेट ऑफ मैटर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे ना सर, तो हमारा तीन तरह के बात करेंगे, एक पढ़ेंगे सॉलिड, और एक पढ़ेंगे लिक्विड, और एक पढ़ेंगे गैस, एक पढ़ेंगे गैस। बड़े आराम से चीजों को समझने की प्रयास करो। मैकेनिक्स कहां से आया, कैसे आया, एक एक चीज, ये सारे चीज हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। क्लास 9th में पदार्थ की पूरी अवस्था पढ़नी थी, पूरी की पूरी अवस्था पढ़नी थी, सॉलिड भी पढ़नी थी, लिक्विड भी पढ़नी थी, गैस भी पढ़नी थी। जब सॉलिड के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और लिक्विड के बारे में भी जानेंगे, और गैस के बारे में भी जानेंगे। सॉलिड के बारे में भी आप लोग को दो तरह के सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स। हालांकि सॉलिड भी आगे चल करके दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिजिड सॉलिड, रिजिड सॉलिड, रिजिड सॉलिड, और एक पढ़ेंगे डिफॉर्म एबल, डिफॉर्म एबल सॉलिड। ठीक है, देखो रिजिड सॉलिड के लिए हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल सॉलिड के लिए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मैकेनिक्स, मटेरियल्स पढ़ेंगे। मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। लिक्विड और गैस के पास फ्लो होने की एबिलिटी होता है, इसके पास क्या होता है सर, फ्लो होने की एबिलिटी होता है। तो यहां से हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये जितना भी आपको मैकेनिक्स देखने को मिल रहा है, चाहे आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे आपकी सॉलिड मैकेनिक्स हो, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे आपकी सॉलिड मैकेनिक्स हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सारे के सारे, चाहे वो सिविल ब्रांच से हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच से हो, दोनों ब्रांच के लिए ये आपकी राम मतलब बोल सकते हो कि कोर पेपर है, मेन पेपर माना जाता है। और ये सारे को समझने के लिए बहुत बढ़िया, हाँ और दो है, वही एब नॉर्मल में है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं BEC, और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और BEC होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के आसपास के, और ये लगभग 2 से 5 केल्विन के आसपास की रेंज होती है। तो बकैती काटने वाली बात हो जाएगी, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत है नहीं, जब जरूरत होगा तो हम खुद बताएंगे। अब एक बात तो समझना है, क्या लिक्विड और गैस की मैकेनिक्स पढ़नी है हमारे सिलेबस में? नहीं सर। क्या डिफॉर्मेबल सॉलिड के बारे में पढ़नी है सर? नहीं सर, हमको सिर्फ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है। तो आप लोग के हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेंगे सॉलिड के अलग अलग रूप के बारे में, जानेंगे कि सॉलिड में कैसे कैसे उसकी रूप चेंज होती है, उसके आकार कैसे कैसे चेंज होती है। हम लोग बचपन की जो परिभाषा पढ़े थे ठोस की, उससे हम लोग धीरे 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 इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है सर, आप प्लीज हिंदी में भी बताइए। हम हिंदी में भी बता रहे हैं सब कुछ। अभी हम लोग अब जो आएंगे, अब हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे।
यहां से बात करेंगे सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। अब आप लोग ठोस जैसे ही नाम सुने होंगे आपके दिमाग में कुछ अलग अलग उल्फत आने लगा होगा। अब जब ठोस हुआ होगा तो ठोस कोई ना कोई चीज से मिलके बना हुआ होगा। अच्छा, ठोस होगा तो आप केमिस्ट्री अभी भी पढ़ के आए होंगे तो आपको ये चीज का आइडिया होगा। ये ठोस जो बनता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। अब बताओ, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अरे बोलो, बना होता है कि नहीं? यस सर, ठोस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यस सर, मान लिया। ठोस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हम क्या बोल रहे हैं? सुगा रे, सुगा। ठोस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब कोई बोलेगा कोई भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। चलो सर, मान लिया। इस छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। हिंदी में प्रेम से बोलते हैं अणु। अब बताओ कि इसमें इस पदार्थ में क्या इस पदार्थ के अगर ठोस है, इसका मतलब अगर हम इस पदार्थ को हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड है, हम कह रहे हैं कि सॉलिड है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी तो एकदम निहित होना चाहिए कि इसका शेप जो होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए सर। आकार जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए सर। अगर हम बात करें आकार की तो आकार इसकी निश्चित होना चाहिए सर। आकार जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए सर। और साइज की सर, साइज भी क्या होती है सर? फिक्स होती है। सॉलिड की फिक्स्ड होती है। मतलब सर डायमेंशन सर भी फिक्स होगी सर। साइज करने वाला डायमेंशन फिक्स, मतलब सर वो उसकी मेजर, यानी सर बीमा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है सर, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का 3D बॉडी है। ईंट ले ले, ईंट ले लो, ईंट 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 समझते हो? यस सर, दिखा दो ईंट। देखो थोड़ा हम रिक्स लेकर के सर्च कर लेते हूं। ब्रिक्स, ये क्या आ गया भाई? हम सर्च किए ब्रिक। अरे यार, ब्रिक इन सिविल इंजीनियर। देखो, अगर हम इस ईंट की बात करें, इस हम ईंट की बात करें, इस ईंट की बात करें, ध्यान से सुनना। इस ईंट की बात करें तो इस ईंट का बड़े आराम से देखो, इस ईंट का इसको बोलते हैं साइज। साइज कहने का मतलब उसकी बीमा, उसकी डायमेंशन। अगर आपसे पूछेगा इस ब्रिक का साइज क्या है तो बोलेंगे सर ये वाला साइज है वो 230 mm है। दिख रहा है कि नहीं? अरे ब्रिक का साइज यहां लिखा हुआ वो दिख रहा है? सारे लोग कमेंट करके बताओ तो, ब्रिक का साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ब्रिक का साइज आपको लौक रहा है? ब्रिक का साइज आपको लौक रहा है? नो सर। नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम भी सेम होता है। शेप और साइज के साथ साथ वॉल्यूम भी सेम होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब सर आयतन। आयतन भी क्या होता है सर? फिक्स होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, बदलता नहीं है। ये बचपन की कुछ कहानी हम लोग सीखे थे। तो ये वाला तुम्हारा, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन, या बोल दो मेजर। इसी से तो हम लोग नापते हैं, इसी से तो हम लोग नापते हैं।
इसी से तो हम लोग नापते हैं। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी सर वॉल्यूम तो फिक्स है, साथ ही साथ शेप एंड साइज भी फिक्स है। चलो ये बात तो हमको समझ आ गया सर कि वॉल्यूम तो इसकी फिक्स है, ये इसकी अपना प्रॉपर्टीज है। सॉलिड की वॉल्यूम अपना प्रॉपर्टी है, ये कभी बदलता नहीं है। सर क्या शेप बदल सकते हैं? क्या इस ईंट को शेप बदल सकते हैं? तो आपके तरफ से क्या जवाब आएगा? हमारा स्टेटमेंट है क्या इस ईंट को शेप को बदल सकते हैं, इसकी आकृति को आकार को चेंज कर सकते हैं? सर लोहा को पिघलाकर आकार बदल देता है, ये तो ईंटे है, पत्थर से मार के इसको तोड़ सकते हैं। तो जवाब आपका आया क्या ये ईंट को आकार को बदला जा सकता है, यस या नो? बताओ क्या इस ईंट को आकार को बदला जा सकता है, यस या नो? बिल्कुल बदला जा सकता है। यहां से तोड़ देंगे तो इसकी आकार बदल जाएगा। अभी इसकी आकार है घनाभाकार, ये हो जाएगा कुछ देर में तोड़ देगा बराबर में तो घनाकार भी हो सकता है। ऐसा आकार आएगा कि उस आकार की कोई ज्योमेट्रिकल नाम भी ना हो। तो हम ये बोल सकते हैं इस ईंट को मार मार कर पीट पीट कर आकार बदला जा सकता है। तो एक बात तो समझ आया सर, एक बात तो हमको समझ आया सर कि दुनिया के हर एक सॉलिड को मार मार कर पीट पीट कर कूट कूट कर उसको आकार बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। ये बात ध्यान से सुन लो कि दुनिया के हर एक सॉलिड को पीट पीट कर मार मार कर तोड़ तोड़ कर थूर थूर कर आकार बदल सकते हैं। यानी नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट को भी पीट पीट कर कूट कूट कर समझा समझा करके डांट करके पढ़ाया जा सकता है। तो ये बात तो आपको समझ आया कि सर दुनिया के कोई भी सॉलिड है उसकी आकार चेंज किया जा सकता है, और जब आकार चेंज होगा तो उसकी डायमेंशन भी चेंज होगा। बोलो कैसे? ये 250 mm है, 230 mm है, तो तोड़ देंगे तो हो सकता है कि 120 mm हो, सॉरी 120 mm हो जाए, 115 mm हो जाए, 100 mm हो जाए, 90 mm हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा करके ये किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, अब हम इसी ईंट को फिर से लाते हैं यहां पे। सुगा रे, इस ईंट को अब हमको तोड़ने की इरादा बन गया है। अब हम इस ईंट को तोड़ने की इरादा बना लिए हैं, और जब इरादा बना लिए हैं तो तोड़ेंगे ही। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, डायलॉग तो सुना ही होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इस ईंट को हमको इच्छा है कि तोड़ें, आओ हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। सर इच्छा तो बहुत कुछ है, इसकी इच्छा है कि हम इसको यहां से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यहां से हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लो ते टूट जा यहां से। इस ईंट को हमने तोड़ दिया, इस ईंट को तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, तोड़ने के लिए हम अपना शक्ति का इस्तेमाल किए होंगे, हम अपनी ताकत को इस्तेमाल किए होंगे, और ये भी खतरनाक है, बोला हम टूटवे नहीं करेंगे। मार रहे हैं टूट नहीं रहा, मार रहे हैं टूट नहीं रहा, एक समय ऐसा है कि वो टूट जाएगा। कोई बच्चा है कान ऐंठ रहा है, रोइए नहीं रहा, कान और ऐंठ रहा है, रोइए नहीं रहा, कान और ऐंठ रहा है, रोइए नहीं रहा है। एक समय ऐसा है बच्चा लाख बर्दाश्त करने के बाद भी वो रो देगा। दैट मीन्स कि वो उसकी औकात से ज्यादा कान ऐंठ दिया। इसका मतलब सबके पास एक औकात होता है, और औकात से बड़ा कोई चीज नहीं होता, औकात ही सबसे अंतिम चीज होता है। तो याद ध्यान रखना कि इसमें इतना मारो इतना मारो कि औकात तक मारो। औकात से ज्यादा इस पर अगर तुम ताकत लगाओगे, शक्ति लगाओगे, तो ये टूट जाएगा।
ये औकात की बात आ गई यहाँ पे, औकात आ गया। औकात कहने का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब सर वो अंतिम शक्ति। तो इसमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, औकात से ज्यादा लगाओगे तो ये टूट जाएगा। यस सर, ये टूट जाएगा। कोई भी चीज औकात से ज्यादा लगाओ तो ये टूट जाएगा। अब ये जब टूटेगा सर, औकात से पहले लगाएंगे तो नहीं टूटेगा, तो औकात से ज्यादा लगाओगे तो इसकी शेप में चेंजिंग आएगा। तो अब आप लोग से एक बात तो समझ आया, शेप चेंज कर जाएगा। शेप में चेंजिंग आएगा कब? जब औकात से, जब औकात से, औकात से, औकात से ज्यादा ताकत लगाएंगे। इसका मतलब मेरी बातों को बढ़िया से समझो कि इस पर हम ताकत लगा रहे हैं, फूट ही नहीं रहा, ताकत लगा रहे हैं, फूट ही नहीं रहा, ताकत लगा रहे हैं, फूट ही नहीं रहा। औकात से ज्यादा लगा दोगे तो ये फूटेगा, और जब औकात से ज्यादा लगा दोगे तो मैकेनिक्स की बात नहीं आती। तो सर अगर हम मान ले जाए कि यहाँ पे हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, नहीं टूट रहा है, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, नहीं टूट रहा है, 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, नहीं टूट रहा है, 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, नहीं टूट रहा है। जैसे ही 40.1 न्यूटन की फोर्स लगाए ना, ये टूट गया। अब बताओ इसकी औकात कितना हुई? तो सर इसकी औकात हो गई 40 न्यूटन। कहने का मतलब 40 न्यूटन के पहले कोई भी ताकत लगाओ, क्या यहाँ पे शेप चेंज हो सकता है? क्या यहाँ पे शेप चेंज हो सकता है? नहीं सर, ना शेप चेंज होगा और ना ही साइज चेंज होगा। जब शेप चेंज होगा ही नहीं तो साइज चेंज होगा? नहीं सर, साइज चेंज नहीं होगा। तो एक बात तो समझ आया कि औकात से अगर कम हम ताकत लगाएंगे, औकात से अगर हम कम ताकत लगाएंगे तो उसकी शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उस सॉलिड को, उस ठोस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्म, उस ठोस को हम लोग बोलते हैं रिजिड सॉलिड। अच्छा, दुनिया के कोई भी सॉलिड रिजिड हो सकता है? नहीं सर, दुनिया की हर एक ठोस को तोड़ा जा सकता है, उसकी औकात से ज्यादा ताकत लगा करके, औकात से ज्यादा फोर्स लगा करके उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन बोले औकात में रह करके हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स वही बताता है कि औकात में रह करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो औकात में रह करके, यानी इसकी औकात से कम फोर्स लगा करके ही हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात समझ आया औकात क्या चीज होता है? तो कोई भी चीज है। अब आपको तो समझ आया कि रिजिड ठोस वो ठोस होता है जिस पर उससे औकात से कम फोर्स लगाते हैं। रिजिड तब तक होगा जब उसकी औकात से कम फोर्स लगाते हैं, तब तक वो रिजिड होता है। औकात से ज्यादा लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा सर? वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो क्या हम लोग को यहां पे रिजिड सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि डिफॉर्मेबल सॉलिड के बारे में पढ़ना है? सर थोड़ा पीछे करो, हमको सर रिजिड सॉलिड के बारे में पढ़ना है, डिफॉर्मेबल सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना। हम लोग को नहीं पढ़ना, ये पढ़ना आपको थर्ड सेमेस्टर में, ये पढ़ना आपको फोर्थ सेमेस्टर में। हम लोग औकात से पहले रख के बात करेंगे। अभी हम लोग सेकंड सेमेस्टर में है तो हम लोग औकात में रहकर पढ़ाई करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, औकात से बाहर जाके पढ़ेंगे। यस सर, यही तो है मैकेनिक्स की ब्यूटी। मैकेनिक्स आपको एक अलग लेवल में जाएगा, बहुत अच्छा डेप्थ में ले जाएंगे, क्योंकि मैकेनिक्स आपको ब्रांच पेपर है और ब्रांच पेपर से कोई समझौता नहीं होता। जीआरएस ब्रांच पेपर से कभी कोई समझौता नहीं करता। ठीक है, हाँ। अब यहां तक तो समझ आया। एक बात तो समझ आया सर कि अगर आपको एग्जाम्पल दें
अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि सर यहां पे एक आयरन है, आयरन कहने का मतलब लोहा है, ठीक है ना, ठीक है, आपसे पूछ रहे क्या ये रिजिड है, क्या ये रिजिड है, क्या ये रिजिड है, क्या ये रिजिड है, आपके ऑप्शन है यस और ऑप्शन बी है नो। तो सर यहां ऑप्शन सी है कांट से। क्या हम बोल सकते हैं कांट से, कांट से क्या कर सकते हैं हम, इसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग सुने हैं कि लोहा को पिघलाकर आकार बदला जा सकता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा कांट से। ठीक है, अगर ऑप्शन रहता कि क्या आयरन, आयरन रिजिड है, ए यस और बी नो, तो अब इस स्थिति के लिए कौन सा सवाल को उत्तर देते, यहां पे क्या बोलते, इस जगह पर हम लोग क्या बोलते, सर इस जगह पर भी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इस जगह पर भी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलते। यहां पे इसमें हमको लाचारी है, कांट से ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको यस बोलेंगे। क्यों यस बोलेंगे, आने वाला टॉपिक में इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और औकात से कम ताकत ला के पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम औकात से कम ताकत ला के बोलेंगे। तो जब कभी भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर पढ़ोगे तो वहां पे औकात से कम ताकत लगाएंगे और वो रिजिड होगा। अगर कोई वस्तु ऐसा है, कोई हम रबर ले लिए, अगर हम कोई रबर ले लिए, सुगा रे ध्यान से सुनो, रबर, रबर ले लिए, अब ये रबर है, रबर में हम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा, इसका मतलब 5 न्यूटन की फोर्स लगाए इस रबर में, नो चेंज मिल रहा है, क्या ये रिजिड होगा? क्या इस 5 न्यूटन पर ये रबर रिजिड होगा? क्या ये 5 न्यूटन पर रबर रिजिड होगा? क्या ये 5 मीटर पर रबर रिजिड होगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्या बोलोगे? सर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या ये 5 मीटर पर रबर रिजिड होगा? तो बोलेंगे यस सर। कहीं पे भी नींद में भी रहेंगे तो बोलेंगे यस सर, 5 न्यूटन पर रबर रिजिड है, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। अगर हम इसमें 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं और ये चेंज हो गया, इसकी शेप और साइज, इसकी शकल सूरत कुछ ऐसा हो गया, क्या इसकी शेप चेंज किया? यस सर किया। जब शेप चेंज किया तो साइज भी चेंज करेगा? यस सर। साइज मतलब डायमेंशन चेंज करेगा? यस सर, डायमेंशन चेंज करेगा। इसका मतलब सर ये रिजिड होगा? क्या ये रिजिड होगा? बोलो क्या ये रिजिड होगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्या ये रिजिड होगा? नो। जब रिजिड नहीं होगा तो हम लोग यहां पढ़ाई करेंगे नहीं, हम जब रिजिड नहीं होगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग को क्या पढ़ना सर, रिजिड के लिए पढ़ेंगे। अब एक बात समझ आता है, पूरा फाइनली कंक्लूजन से हमको ये समझ आया कि सर कुछ भी हो हमको रिजिड बनना पड़ेगा। कोई भी चीज को सफल बनाने के लिए पहले हमको रिजिड बनना पड़ेगा। नए कैसे समझ में आएगा? आएगा समझ में, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ यहां से कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई रिजिड बॉडी पर सबसे पहले बात करेंगे। अगर वो बॉडी रिजिड है मतलब डायमेंशन में चेंजिंग होगा। डायमेंशन, अगर हम कोई बॉडी को पहले ही बोल दिए कि रिजिड बॉडी है, इसका मतलब इसका डायमेंशन में चेंज होगा। डायमेंशन चेंजिंग का क्या कंसेप्ट है? क्या डायमेंशन चेंजिंग होगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्या डायमेंशन में चेंजिंग होगा? यस और नो, यस और नो। हम पहले ही मान लिए रिजिड है, क्या डायमेंशन में फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद
क्या इसकी डायमेंशन में चेंजिंग होगा? यस और नो? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हम पहले ही रिजिड मान लिए, मतलब आप कितना ही फोर्स लगा दो उसकी डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होगा। और जब नहीं होगा इसका मतलब वो रिजिड होगा, और रिजिड होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? उसके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसका मतलब, बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, कोई भी रिजिड बॉडी पर, कोई भी रिजिड सॉलिड पर, रिजिड सॉलिड पर अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, कोई भी रिजिड सॉलिड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के वजह से इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा। सर अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, सर इफेक्ट दिखेगा। इस रिजिड बॉडी पर क्या फोर्स लगाने के बाद डायमेंशन चेंज होगा? क्या डायमेंशन चेंज होगा? नो सर। क्यों? रिजिड बताया सर। फोर्स लगाने के बाद इसमें जो भी इफेक्ट आएगा, तो इस रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद जो इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अब एक बात तो सेट हो गया दिमाग में, एक बात तो सर सेट कर दिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ भी हो जाए, इतना फोर्स लगाएंगे, इतना फोर्स लगाएंगे कि उसकी औकात से ज्यादा नहीं लगाएंगे, औकात में रह करके बात करेंगे। और जब औकात के अंदर रहेंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, और जब डायमेंशन चेंज नहीं होगा तो वो बॉडी रिजिड होगा। इसका साफ मतलब है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी के लिए पढ़ाई करेंगे। जब भी बात करेगा रिजिड बॉडी की बात करेगा। तो दिमाग में अब सेट हो गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी के लिए पढ़ाई करेंगे। रोहित शाह, हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रिजिड है इसका मतलब उसके औकात से कम ताकत लगाया गया है, और जब औकात से कम लगाएगा तो चेंज कैसे होगा? कैसे होगा? हम बोल रहे हैं औकात से कम ताकत लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर औकात से ज्यादा लगा देंगे बॉडी डिफॉर्म कर देगा, टूट टूट जाएगा, और टूट टूट जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या रोहित शाह, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई? एक बार कमेंट कर दो, क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई? यस और नो? लिख दो कुछ है, कुछ तो लिखो यार। यस सर, यही तो हम कह रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट है लेकिन थोड़ी सी उसमें घबराहट भी है? थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी घबराहट भी है। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी, जब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात आएगा रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे, जब हम कोई बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है? हाँ, अब इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक आते हैं इनसाइड द चैप्टर। अब हम बोलेंगे नेम ऑफ द चैप्टर। अभी हम मैकेनिक्स से कुछ नहीं जाने हैं, अभी हम मैकेनिक्स का मोटा मोटी आइडिया लिए कि मैकेनिक्स किसको किसके लिए पढ़ते हैं, मैकेनिक्स किसके लिए पढ़ते हैं। तो याद रखना, मैकेनिक्स के प्रेमिका है रिजिड बॉडी, उसी के लिए पढ़ते हैं। अब ये मैकेनिक्स, इस पर जितना फोर्स लगाओगे उसकी प्रभाव जो होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये लड़का है, ये इसकी प्रेमिका है, इस पे फोर्स लगाया और इस पर अलग अलग प्रभाव मिला, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है? तो सबसे पहला जिसको हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो सर सबसे पहले हम फोर्स लगाएंगे। तो पहला चैप्टर है यूनिट 1, ये है यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है आपको फोर्स एंड फोर्स सिस्टम।
फोर्स एंड फोर्स सिस्टम पहला यूनिट है, और ये यूनिट से आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। एक 4 मार्क्स में सवाल रहेगा और एक 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल रहेगा। और में 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, यह भी देखा गया है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला क्लास होता है, थोड़ा हमारे हिसाब से लंबा होता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। उसके बाद यूनिट 2 आता है, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये आपकी यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 दैट मीन्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम इसी से रिलेटेड है कि आप कोई बॉडी को कितना अस्थिर कर सकते हो, कितना अपने अस्थिर अवस्था में ला सकते हो। ये यहां से भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स मिलता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा यहां से, और आपको 4 मार्क्स में थ्योरी यहां पे पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स में थ्योरी पूछे जाते हैं, वही थ्योरी पूछे जाएंगे जो यहाँ पे इंपोर्टेंट कराएंगे। और 6 मार्क्स में आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात रही यहां पे यूनिट 3 की। यूनिट 3 आपकी आती है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी आपको है कि जब हम फोर्स लगाएंगे रिजिड बॉडी पर, तो वो रुकल है, तो किसके वजह से रुकल है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, यूनिट 3 में फ्रिक्शन पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ठीक है। इसमें भी आपको रहेगा एक फिलिंग द ब्लैंक्स, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और आपको 4 मार्क्स में एक थ्योरी रहेगा, और एक 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल रहेगा। एकदम पूरा क्लियर, आपको टारगेटेड सब कुछ क्लियर बता देंगे। ये भी बताएं कि आप एज ए सिविल इंजीनियर आपके लिए कौन कौन सा यूनिट खतरनाक है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, फोर्स। हाँ, अब यूनिट 4 है, और यूनिट 4 का जलवा है। अगर ये समझ आ गया तो वो तो ब्रांच पेपर हलवा है। यूनिट 4 ऐसा टॉपिक है कि सभी टॉपिक में घुसल चलेगा। आने वाला जितना ब्रांच पेपर रहेगा, जितना भी ब्रांच पेपर रहेगा, उस सारे ब्रांच पेपर में ये घुसल चलेगा। ये ऐसा लतखोर आदमी है, इसके बिना सिविल इंजीनियरिंग अधूरा 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 है, जिसका नाम है सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी का चचेरा भाई इसी में आ गया है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आपके दो दो फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के थ्योरी रहेंगे, और इसमें एक 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी आने की चांस रहता है, और 6 मार्क्स में थ्योरी भी आपको पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एक चीज आप कॉमन गेस कर रहे हैं, हर एक यूनिट में 6 मार्क्स का एक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। चलो, इस तरह से तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा सबसे लास्ट यूनिट की फोकस करते हैं, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। और इसमें भी आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2
ऑब्जेक्टिव या बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स बोलो, या मैच द फॉलोइंग बोलो। यहां से मैचिंग का क्वेश्चन ज्यादा आता है, मैचिंग का क्वेश्चन ज्यादा आता है। 4 मार्क्स में आपको थ्योरी पूछेंगे और 6 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है ना? तो ये थी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट। ठीक है ना? यूनिट के साथ आपके कितना कितना मार्क्स लेकर आएगा वो आपको यहां पे दिख गया। 6 4 10 दोबारा, 6 4 10 दोबारा, 6 4 10 दोबारा, 6 4 10 दोबारा। और वो जो और में रहेगा ना, वो उससे थोड़ा फ्लैक्चुएटिंग मोड में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। बट रा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यही है और सबसे बड़ा यूनिट यही है। और इस यूनिट को पढ़ने के लिए ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, और ना इसकी जरूरत है, और ना और किसी की जरूरत है। तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। यूनिट 5 और यूनिट 4 कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूनिट 1 के पढ़ने के बाद ही यूनिट 2 पढ़ेंगे और यूनिट 2 पढ़ने के बाद ही यूनिट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूनिट 2 में भी है और यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट यूनिट 3 में अप्लाई होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन इसमें है और इसका एप्लीकेशन इसमें है। तो ये तीनों को सीक्वेंसली पढ़ेंगे, ये दोनों को हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। तो हम जो हमारा जो पढ़ाने का फैशन है वो यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसको पढ़ाने के पहले हम पूरे आराम से, ज्यादा बकाते नहीं है, पूरे आराम से 1 या 2 क्लास, 1 क्लास या 2 क्लास लेकर के हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझने के लिए कौन कौन सी बेसिक सा चीज हमको जरूरत है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ, मैकेनिक्स पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जिसकी जरूरत है कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की, तो वो स्ट्रक्चर दिखाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे आपको देखने को मौका मिलेगा। ठीक है? तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट काफी इंपोर्टेंट है, ब्रांच पेपर से रिलेटेड है। इसको जितना ज्यादा पढ़ो उतना कम है। बोले ये दूध नहीं दम है, जितना पियो उतना कम है, सुधा के ये आप प्रचार होता है ना, उसी तरह से ब्रांच पेपर की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए वैसे ही नारा होता है, जितना रगड़ो उतना कम है, क्योंकि पूरे ब्रांच पेपर में सबसे ज्यादा इसी का दम है। ठीक है ना? इसीलिए इसको आप ऐसा समझो कि हम अपने भविष्य को फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा हमारे बिल्डिंग उतनी अच्छे और स्टेबल स्थिति में रहेंगे। इसलिए डे वन से हम लोग इसको एक एनर्जेटिक मोड में सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सबसे पहले इसीलिए इस बार हम स्टार्ट कर दिए पढ़ाना। ठीक है? रही बात कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सादा कॉपी ले लेना है, कॉपी ले लेना है सादी वाली, सादी वाली कॉपी ले लेना है। वो 150 पेज की कॉपी लेना है, 150 गुने 2 यानी 300 पेज वाली कॉपी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? 300 पेज वाली ये प्लेन कॉपी लेनी है। ठीक है ना? प्लेन कॉपी आप लेने हैं। रही बात बुक की, कोई बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावन सर का स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो हम यहां पढ़ाएंगे। अगर कोई के लगता है कि सर हम बुक लेवे करेंगे, एकदम बिना बुक वो ले ले, हमारा एकदम चैन नहीं है, तो वो जाके कुछ नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बुक ले लेना। क्योंकि एक में पैसा फंसाना हम समझते हैं बेवकूफी है, उसमें भी टॉपिक मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ले लेना बुक, मटेरियल का बुक ले लेना आर के बंसल का, जो कि आपको आगे भी काम देगा और टॉपिक मिल भी जाएंगे आर के बंसल का। ठीक है? तो ये चीजें हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अच्छा भी रहेगा। आपके लाइब्रेरी में आर एस खुरमी का बुक मिल जाएगा, आर एस खुरमी का बुक मिल जाएगा लाइब्रेरी में। आर के बंसल का भी बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। और भी बहुत अलग अलग टाइप के आपको
एस एस भाभी कट्टी का भी बुक आपको मिल जाएगा, आपको फाउंडेशन का भी बुक मिल जाएगा। लेकिन ये सब मोह माया, बोले ना, ये सब मोह माया है, और इस मोह माया से हम ऊपर हैं। हम कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ेंगे, बुक चाहे कौन हो, हमारे एक एक सवाल की जवाब आनी चाहिए। इस अंदाज में इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बीत गया वो बात गया, नए एनर्जी से हम लोग अब शुरुआत करेंगे। और ये एक अलग पेपर है औरों से, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिलेटेड टू ब्रांच पेपर, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। और ब्रांच पेपर की फाउंडेशन जितना मजबूत, आपकी हर एक चीज समझने में उतना आसान होगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी कुछ कहानी। हम कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज क्लास में हम क्या पढ़े हैं, फाइनल समरी देते हुए आज के टॉपिक को हम खत्म करते हैं। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था। इस स्टार्ट में हम लोग वहां से स्टार्ट किया जो क्लास 9th में पढ़ा था। 9th में जो पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे। नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास की रेंज में हम लोग 3 स्टेट कंसीडर करे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड गैस को अलग अलग कैटेगराइज किया। लिक्विड गैस को फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो हम यहाँ पे बकैती नहीं काटेंगे। सॉलिड में दो तरह का सॉलिड होता है, एक रिजिड सॉलिड, एक डिफॉर्मेबल सॉलिड। वैसा सॉलिड को रिजिड सॉलिड बोलेंगे जिसमें फोर्स लगाएंगे लेकिन ओकरा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम लतखोर है। तो रिजिड सॉलिड इज अ लतखोर। डिफॉर्मेबल सॉलिड तुरंत असर। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी में देखें, हम तुरंत असर वाला भी चीज के हम नहीं जानेंगे, लतखोर के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। रिजिड सॉलिड के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, कि जो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सॉलिड पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद उस पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, औकात में रहकर फोर्स लगाते हैं और उससे जो प्रभाव निकल करके आता है, उससे जो इफेक्ट आता है, वही इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। सर कोर्स कब तक खत्म कर दीजिएगा? कोर्स हम इस बार बहुत पहले खत्म करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। इस बार हम पूरा फुल फ्लेंज में आ गए हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, ये इंट्रोडक्टिव चीज होता है। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलो, ये थी आपकी मैकेनिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने कुछ लिख करके भी लाया है, छाप करके भी लाया है। देखो, ये बैलेंस वैलेंस सब चीज के बारे में हम अगले क्लास में बढ़िया से इंट्रोडक्शन और अच्छे से देंगे। यूनिट 1 में मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है, आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन है आपके यूनिट, आपको सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है, आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन भी पढ़ना है। आपके रेफरेंस बुक, कॉपी और स्टडी मटेरियल सबके बारे में हमने इंट्रोड्यूस कर ही दिया। थैंक यू, आज क्लास यहीं पर रहते हैं। अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। और फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन 110% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा, लिख लेना। सावन सर बोले हैं फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन 110% गारंटी से भी हम ऊपर ले रहे हैं, गारंटी 110% यहां से आएगा। आने वाला जो क्लास है बहुत इंपोर्टेंट क्लास होगा। आप लोग जो लोग अभी सोच रहे हैं कोर्स लेने के लिए, वो अभी और सोचो, ताकि सिलेबस पीछे हो जाए तो जाकर के ओवरलोड में जियो, ऐसा नहीं हो। जो लोग सोच रहे हैं, जहां प्लान बनाए, ले करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग प्रैक्टिकल भी दे लिए होंगे, सब कुछ से फ्री हो गए होंगे। अब आराम से रिफ्रेशमेंट भी आप लोग को हो गया होगा। 1-2 दिन और रुक जाओ, अगर ऐसा लगता है कि और एंजॉय कर लो, उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ। सेमेस्टर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, एक 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 टाइम तक आराम करने के बाद आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत से दूर भागना ही नहीं है। ये सेमेस्टर की एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बात को समझो। आपको एक पड़ाव खत्म हुआ पूरा 6 पड़ाव में, 6 फेज से एक फेज ही आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। क्लास की रूटीन जल्दी ही दे दिया जाएगा।
तब तक हम लोग शेड्यूल करते हैं, चूंकि 6 का भी क्लास चलता है, 4th का भी क्लास लेते हैं सब जगह पर, तो थोड़ा सा शेड्यूल सबके साथ एक साथ बन करके तब जा करके क्लास रन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली है कि आप लोग की क्लास सावन सर शाम में ही लेंगे, वो 8 बजे से ही लेंगे या 7 बजे से ही लेंगे, और सुबह में कोई चांस नहीं है। तो शाम में हमारा क्लास चलेगा, ये शेड्यूल फिक्स है 110%, ठीक है।